नमस्ते साथियों। शरद संपात क्या होता है और 23 सितंबर को यह घटना होती है, इस बारे में जानते हैं। जिवाजी वेधशाला उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो विद्यार्थीगण है उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो विवरण दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इसे शरद संपात कहते हैं। आप बहुत ही संक्षेप में समझ गए होंगे कि शरद संपात क्या होता है। हमें ज्ञात है, हमारी जो धरती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते लगाते 23 सितंबर को एक क्या स्थिति बनती है कि सूर्य की जो किरणें हैं धरती पर जो काल्पनिक विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा खींची गई है, उस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे कि दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखिएगा विवरण। सूर्य को विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं। तो साथियों, जब भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत पड़ेंगी तो निश्चित तौर से जो दिन और रात है वो पृथ्वी पर बराबर होंगे, यानी 12-12। जैसे कि हमें ज्ञात है कि जो दिन रात 24 घंटे का होता है, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। आगे विवरण देखिएगा। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं तुला राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है धीरे धीरे करके छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी और यही क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर को भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी, यानी वो तिथि क्या है 22 दिसंबर। यह सामान्य ज्ञान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो 23 सितंबर को शरद संपात होता है, यानी 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं और 22 दिसंबर को भारत के उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है वो सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। 24 सितंबर से जो सूर्य है, जो आगे की विवरण दिया गया है, 24 सितंबर से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूर्य के जो किरणों की तीव्रता है वो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी और तिरछी पड़ने से जो ताप है वो कम होने लगेगा और यानी सूर्य की जो गर्मी है वो कम हो जाएगी और यहीं से क्या प्रारंभ होगी? शरद ऋतु प्रारंभ होगी। आइएगा, यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र का भी अवलोकन करते हैं और यहाँ पर शरद संपात को समझते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, बीच में विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा है। भूमध्य अर्थात मतलब भू के यानी पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा होती है और यहाँ पर सूर्य को दर्शाया गया जो कि भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ा, यानी उसकी जो सूर्य की किरणें वो एकदम लंबवत पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यही स्थिति शरद संपात को दर्शाती है और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर से सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी और जो सूर्य का ताप है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आगे जो विवरण दिया गया बड़ा महत्वपूर्ण विवरण है, देखिएगा। शासकीय जिवाजी वेधशाला उज्जैन में 23 सितंबर की घटना को शंकु यंत्र तथा नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। साथियों, यदि आप देखना चाहते हैं तो उज्जैन की वेधशाला में शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से इनको प्रत्यक्ष इस घटना को आप देख सकते हैं। 23 सितंबर को शंकु की छाया पूरे दिन सीधी रेखा यानी विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देती है और 23 सितंबर के पूर्व नाड़ी वलय यंत्र के उत्तरी गोल भाग यानी 22 मार्च से 22 सितंबर तक पर धूप थी। 23 सितंबर को उत्तरी तथा दक्षिणी किसी गोल भाग पर धूप दिखाई नहीं देगी तथा 24 सितंबर से अगले 6 माह यानी 20 मार्च तक नाड़ी वलय यंत्र के दक्षिणी गोल पर धूप रहेगी। इस प्रकार सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन को हम नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। और साथियों, यह जो विज्ञप्ति है 21 सितंबर 2022 को जारी की गई है। यह महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना है, ठीक है। कुल मिला के शरद संपात की स्थिति की हम बात करें तो शरद संपात होता यह है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं और जो सूर्य है वो गोलार्ध को परिवर्तन करता है, यानी पहले उत्तरी गोलार्ध में था, अब वो
शरद संपात के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है। इस वीडियो के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित की है, जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।